फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श कुमार सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं का अध्याय 1 पुष्प पात्रों में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मार्क्स वाला है, तो इसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फटाफट टाइम ज्यादा लेते न हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे जनन होता क्या है। तो जनन क्या होता है? अपने जैसे जीवों को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है, अपने जैसे जीवों को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी को हम जनन कहते हैं। जनन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए हम जानेंगे लैंगिक और अलैंगिक होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग अलैंगिक जनन क्या होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा जनन जिसमें नर नर ये नर का सिंबल है, नर तथा मादा ये मादा का सिंबल है। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें नर या मादा में से कोई एक जनक की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। एक बार हम दोबारा सुनेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें नर या मादा में से कोई एक जनक एक की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ये हो गया। अब आगे बढ़ते, अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जनन हो गया, लैंगिक जनन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पादप क्या होता है। क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं पादप जगत, तो वहां पर पढ़ते हैं कि पादप जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, वह 5 प्रकार के होते हैं। पादप 5 प्रकार का होता है। पहला होता है शैवाल, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है थैलोफाइटा, चौथा होता है अनावृति बीजी, और पांचवा होता है आपका आवृत्ति बीजी। तो इन सबको हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। तो इसमें हम पुष्प पादपों के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम कौन सा पादप पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं आवृत्ति बीजी के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें अगर इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो टूटेगा। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। अर्थात कवर्ड मतलब हो गया ढका हुआ, और सीड का मतलब आपका हो गया बीज। अर्थात ऐसा पादप जिसके जो बीज होते हैं, बीज वो फल के अंदर ढके रहते हैं। क्या कहा हमने? ऐसा पादप जिसके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर ढके हुए होते हैं, तो ऐसे पादपों को हम आवृत्ति बीजी पादप कहते हैं। और ध्यान देना, इसमें आपके फूल उपस्थित होते हैं, फूल उपस्थित होते हैं। एक बार और बता रहा हूं, ऐसे पादप जिनका जो बीज होता है वो फल के अंदर ढका रहता है, तो ऐसे पादपों को हम आवृत्ति बीजी कहते हैं, और इनमें आपका फूल पाया जाता है। तो हम लोग इन 5 पादपों के प्रकार में से कौन सा पादप पढ़ रहे हैं? आवृत्ति बीजी। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का पूरा फाइनल मतलब हो गया। हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग जानेंगे छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। हैप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं अगुणित, और डिप्लॉइड को कहते हैं द्विगुणित। ये क्या होता है अभी हम जानेंगे। अगुणित को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, और द्विगुणित को हम लोग
2 और स्मॉल n से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, एक बार अच्छे से देखिएगा। जब किसी सेल में जो आपके गुणसूत्र होते हैं वह सिंगल पाए जाते हैं, मन एक एक करके पाए जाते हैं, जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। जैसे यह एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं अगुणित। और जब किसी सेल में जो आपके क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वह जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे यह एक क्रोमोसोम है, यह जोड़ा में पाया गया, यह दूसरा क्रोमोसोम है, यह जोड़े में पाएगा, तो ऐसे सेल को हम द्विगुणित कहते हैं। हमने क्या कहा, ऐसा सेल जिसमें जब क्रोमोसोम पाया जाए वह अकेले सिंगल पाया जाए, जोड़े में नहीं पाया जाता है। जैसे यह एक सिंगल क्रोमोसोम है, यह एक सिंगल क्रोमोसोम, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं अगुणित कोशिका, ठीक है। और ऐसा सेल जिसमें आपके जो क्रोमोसोम है वह जोड़े में, सेट में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, जैसे यह एक सेट है, यह एक सेट है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं द्विगुणित सेल, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे पादप अर्थात पेड़ पौधों का जो शरीर होता है, पेड़ पौधों का जो शरीर होता है, इसके जीवन चक्र के बारे में, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के बारे में क्या होता है, ठीक। इस टॉपिक से जानने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें, जिससे आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विभाजन। विभाजन क्या होता है, विभाजन, डिवीजन जिसको कहते हैं। विभाजन का मतलब सिंपल सा हमारे शब्दों में कह सकते हैं बंटवारा, किसी चीज को समान भागों में बांटना, बंटवारा। तो जो विभाजन होता है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि विभाजन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ये क्या होता है, थोड़ा सा अभी आराम से समझेंगे। सम मतलब होता है बराबर, और सूत्र मतलब हम लोग समझेंगे गुणसूत्र, और विभाजन का मतलब हम लोग विभाजन से समझेंगे, ठीक है। अगला है आपका अर्धसूत्री। तो अर्ध मतलब होता है आधा, और सूत्र मतलब होता है गुणसूत्र। विभाजन का मतलब विभाजन ही समझिएगा, ठीक, बंटवारा समझेंगे। तो देखिएगा इसकी परिभाषा हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समसूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन, ऐसा अपने आप से जोड़ देंगे, ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन के बाद, ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुणसूत्र की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह बराबर रहती है, तो ऐसे विभाजन को कहते हैं समसूत्री विभाजन। एक बार और बता रहा हूं, ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद गुणसूत्र की संख्या बराबर रहती है, तो ऐसे विभाजन को कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब इसको देखेंगे, इसको देखिएगा, सिंपल से ऐसी बात है, ऐसा हमको अपने आप से जोड़ना है। ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन के बाद मतलब बंटवारे के बाद गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह आधी हो जाए, ऐसा विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो ऐसे विभाजन को कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अब आगे की ओर देखेंगे। मान लीजिए यह हमारा कोई सेल है, कोई कोशिका है, ठीक। यह जो कोशिका है वह आपकी द्विगुणित है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है, अगुणित और द्विगुणित। या मान लीजिए हमारी कोई कोशिका है जो द्विगुणित है, 2n है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग समसूत्री विभाजन करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, ठीक है। तो जो नई कोशिका बनेगी, जो नई कोशिका बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी। अभी हमने पढ़ा विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, बराबर, अर्थात जो नई कोशिका बनेगी वो भी कैसी बनेगी, 2n बनेगी। सिंपल सी बात। अगर यही आपका कोई अगुणित कोशिका है, n है, ठीक है, हैप्लॉइड है, अगर इसमें भी आपका समसूत्री विभाजन होता है,
समसूत्री। तो जो आगे वाली जो कोशिका बनेगी, जो नई कोशिका बनेगी, जो पुत्री कोशिका बनेगी, वो भी आपकी यन बनेगी अर्थात अगुणित बनेगी, अर्थात विभाजन के बाद भी इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है, बराबर है। आगे के देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारा कोई सेल है और यह आपका 2n है, ठीक है, द्विगुणित कोशिका है, ठीक। चलिए अब इसमें हम लोग करेंगे अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है कि अर्धसूत्री विभाजन जब किसी सेल में होता है, जब किसी द्विगुणित कोशिका में हो रहा है, तो वहां पर जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। 1 2 3 4, 4 बनती है, ठीक है। क्यों 4 बनती है? क्योंकि यह 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होने के कारण जो हमारी पुत्री कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती है वो 4 बनती है, और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। तो पहले 2n था, आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? n n n n। सिंपल सी बात है, ये रहा सबको छोड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, पादप शरीर का जीवन चक्र। आइए सभी लोग देखिएगा, पादप शरीर प्लांट बॉडी का जो जीवन चक्र होता है वो 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, ठीक है। पहला अवस्था होता है बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक। यह जो होता है वह द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका अर्थात कैसी होती है? 2n होती है। आगे देखेंगे, आगे जो हमारा होती है दूसरी अवस्था होती है वो होती है युग्मकोदभिद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं गेमिटोफाइट। और यह जो होती है, यह जो अवस्था होती है वह अगुणित होती है अर्थात यन होती है। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। जो आपका बीजाणुद्भिद होता है, जो द्विगुणित होता है, द्विगुणित पादप शरीर होता है, इसमें आपके होते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो जो नई कोशिका बनती है, जो नई कोशिका बनती है, जो पुत्री कोशिका बनती है, डॉटर सेल बनती है, वह जो होती है उसमें हमने अभी पढ़ा कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो 2n था, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है क्या हो जाएगा? यन, अर्थात जो नई कोशिका बनती है वो आपकी अगुणित बनती है, यन बनती है, हैप्लॉइड बनती है। और इस कोशिका का स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीजाणु, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पोर। एक बार और इसको देखिएगा क्या है। पहला है हमारा बीजाणुद्भिद, यह जो होता है वह द्विगुणित होता है, इसमें आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तब जाकर एक नई कोशिका बनती है, उस नई कोशिका को कहते हैं बीजाणु, स्पोर, और यह जो होती है अगुणित होती है, ठीक है। इसी तरह आगे देखेंगे, ये इसको देखेंगे, जो आपकी युग्मकोद्भिद पादप शरीर होता है, प्लांट बॉडी होता है, उसमें आपकी होती है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। युग्मकोद्भिद में आपकी समसूत्री विभाजन होती है जो अगुणित होता है। तो जब नई कोशिका जो बनती है, नई कोशिका जो बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी। हमने पढ़ा ही है कि विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, अर्थात ये भी युग्मकोद्भिद यन, और यह भी आपकी जो नई कोशिका बनी है वो भी क्या होती है? यन। और इस कोशिका का स्पेशल नाम होता है, विशिष्ट नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं युग्मक, गेमिट जिसको बोलते हैं। क्या हमने पढ़ा कि युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, इसमें समसूत्री विभाजन के बाद जो नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है, इसको युग्मक कहते हैं, और यह जो होती है अगुणित होती है, यन होती है, हैप्लॉइड होती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बस खत्म। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग,
पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, इसका इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है, थोड़ा सा आइए देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा जो बीजाणुद्भिद होता है वह आपके टूयन होता है, ठीक। इसमें आपका होता है, आपका कौन सा विभाजन होता है, इसमें होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तब जाकर बना आपका बीजाणु, जो आपका यन होता है, अगुणित होता है, ठीक। अब यहां ध्यान देंगे, इस बीजाणु में, ठीक है, आपकी होती है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। बीजाणु में क्या होती है, समसूत्री विभाजन। तब जाकर जो नई कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। अभी हमने पढ़ा कि युग्मकोद्भिद जो होता है वह अगुणित होता है, अर्थात कैसा होता है, यन होता है। अब आगे चलेंगे, युग्मकोद्भिद होगा, और युग्मकोद्भिद में हमने पढ़ा था कि इसमें होता है आपका समसूत्री विभाजन। तब जाकर क्या बनता है, आपका युग्मक बनता है, गैमीट बनता है। यहां तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, युग्मक बन गया। जब नर युग्मक अर्थात दो विपरीत युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप आपका बनता है युग्मनज। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है आपका, युग्मनज। यहाँ पर शॉर्ट लिख दे रहा हूं, जैसे नर युग्मक हो गया, दो विपरीत युग्मक, नर युग्मक हो गया और मादा युग्मक हो गया। जैसे इसको कहते हैं हम लोग शुक्राणु कह दीजिए, और इसको अंडाणु कह दीजिए, ठीक है, समझने के लिए। तो इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप बनता है आपका युग्मनज। और ध्यान दीजिएगा, जो शुक्राणु होता है, नर युग्मक होता है, वह अगुणित होता है, और अंडाणु भी क्या होता है, अगुणित होता है, यन होता है। तो यन यन मिलकर क्या बन जाएगा, युग्मनज आपका 2n, अर्थात युग्मनज हमारा कैसा होता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है। तो दो युग्मक मिल गए, तो दो युग्मक मिलने के बाद आपका बनेगा युग्मनज, और युग्मनज कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा 2n होता है। और इस युग्मनज में आपका होता है समसूत्री विभाजन, तब जाकर आपका बनता है बीजाणुद्भिद।